हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। पिछले दो वीडियो आपने देखे जिसमें मैंने कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रिप्लाई दिए थे। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ जिनके रिप्लाई मैं नहीं कर पाया, जिनके मैं कमेंट नहीं देख पाया, वो मुझसे मिस हो गए क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो हर एक का कमेंट का रिप्लाई कभी कभी नहीं हो पाता है। वो कमेंट जो हैं रह जाते हैं और कुछ कमेंट को यूट्यूब होल्ड कर लेता है, उसे हमें फिर जाके वो होल्ड वाले कमेंट में जाके चेक करना पड़ता है, फिर वहाँ से पब्लिश करना पड़ता है। कभी कभी कुछ कमेंट में ऐसे वर्ड होते हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगता है कि शायद ये कमेंट कुछ गलत है तो उनको होल्ड कर लेता है उनको रिव्यू के लिए, तो वो हमें चेक करना पड़ता है। तो वहाँ से भी कुछ कमेंट मैंने निकाले हैं तो उनके रिप्लाई मैं इस वीडियो में आज कर रहा हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे ही आएगा, कुछ उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिनके रिप्लाई मैंने नहीं किए हैं, किसी वजह से वो क्वेश्चन छूट गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं कृष्ण नारायण जी का। ये लिखते हैं कि सर जी, प्रोजेक्टर की सर्विस कितने दिन में करना ज़रूरी है? कृष्ण नारायण जी, प्रोजेक्टर की सर्विस करने का कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं है। जब भी आपको आपकी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे डस्ट नज़र आती है, डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं, स्क्रीन गंदी गंदी नज़र आती है, जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी ब्लरनेस आपको दिख रही है, कॉर्नर आपको ब्लर नज़र आ रहे हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्टर की सर्विस कर लेनी चाहिए। वैसे सभी प्रोजेक्टर में एक डस्ट फिल्टर दिया गया होता है जिससे आप 1 वीक में एटलीस्ट उसको क्लीन करते रहें, तो ज़्यादा फिर स्क्रीन पे अंदर डस्ट उसमें नहीं जाएगी और ज़्यादा हीट भी अंदर नहीं बनेगी, तो उससे आपके प्रोजेक्टर की लाइफ भी बनी रहेगी और आप प्रोजेक्टर का जो डिस्प्ले है वो भी क्लीन रहेगा। तो जब भी आपको गंदी स्क्रीन नज़र आए उस टाइम अपने प्रोजेक्टर की सर्विस आप कर सकते हैं। अब मानकर चलिए कि आप मंथ में 2-3 बार ही प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, उस केस में आपको 1-2 साल तक उसकी सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेली आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर 3-4 महीने में ही प्रोजेक्टर की सर्विस करना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि फिर जब ज़्यादा चलेगा तो उसका फ़िल्टर भी ज़्यादा काम करेगा और डस्ट उसमें फिर ज़्यादा जाएगी, वो आपको स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आएगी। तो यूज़ पे डिपेंड करता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शुभम जी का। ये लिखते हैं कि सर, मी बॉक्स को प्रोजेक्टर से ऑपरेट करने का वीडियो अपलोड करें और टेक्नो एलआर स्क्रीन पर रिव्यू करें, धन्यवाद। शुभम जी, आपका ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल याद है, कई बार आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया है। और देखिए, अभी तो मेरे पास में मी बॉक्स 4K नहीं है, अभी मैं फायर टीवी स्टिक प्रोजेक्टर पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन करीब 3 साल तक मैंने मी बॉक्स 4K ही अपने प्रोजेक्टर के साथ में यूज़ किया था। तो उस टाइम की कुछ टेस्टिंग वीडियो अगर मुझे मिल गए तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑन AK6 बेसिक प्रोजेक्टर है मेरे पास में, और यहाँ पर इसके साथ में मैंने ये मी बॉक्स 4K कनेक्ट किया हुआ है और उसी के थ्रू जो है वो आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी दोबारा से तो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास में नहीं है, एक फ्रेंड को मैंने वो दे दिया, उनको ज़रूरत थी, उनका ख़राब हो गया था। एक अपडेट उनके पास भी मी बॉक्स 4K था, उसमें अपडेट आया और वो ख़राब हो गया। मैंने अपडेट नहीं किया था, मेरा चलता रहा। फायर टीवी स्टिक मैंने परचेज़ कर ली थी, वो मेरे पास में ऐसे ही रखा हुआ था, तो वो मैंने उनको दे दिया था। दूसरा, टेक्नोलाइट एलआर स्क्रीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका रिव्यू कर सकूं। वैसे उसके रिव्यू ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, किसी यूट्यूब पे भी उसके किसी ने रिव्यू नहीं किए हैं, 1-2 अमेज़ोन पे ही उसके रिव्यू पड़े हुए हैं और उसमें इमेजेस देखने से लग रहा है कि वो एक कपड़ा टाइप है, जो एक जो हम पैंट वगैरह अपने या शर्ट वगैरह बनाते हैं उस टाइप का कपड़ा वो देखने में लग रहा है, इसलिए मैंने उसको नहीं मंगाया। वैसे भी टेक्नोलाइट का जो ये इनका वेयर हाउस है, तो दिल्ली में जो मेरा घर है तो मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर ही इनका वो वेयर हाउस है, तो मैं कोशिश करूँगा कि दिल्ली जाऊँ और वहाँ पर मैं जाकर डायरेक्टली उनके वेयर हाउस में ही उसको चेक कर लूँ। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं MM गेमिंग का। ये लिखते हैं कि मेरा सैमसंग का टीवी 1 साल में ख़राब हो गया। MM गेमिंग जी, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, प्रीमियम ब्रांड है सैमसंग, उसका टीवी भी 1 साल में ख़राब हो सकता है, 1 महीने में ख़राब हो सकता है। कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं कि 2-2, 3-3 दिन में टीवी ख़राब हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है कब ख़राब हो जाए, चलते रहते हैं तो चलते रहते हैं और ख़राब होना हो तो काफ़ी जल्दी भी ख़राब हो जाते हैं। तो बजट कैटेगरी के टीवी हों या प्रीमियम ब्रांड के टीवी हों, इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की वैसे तो कोई गारंटी तो है नहीं। डेफिनेटली वो अपनी तरफ से उसका वारंटी देते हैं कि हम 1 साल की वारंटी या 2 साल की वारंटी दे रहे हैं,
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक जनरल वे में अगर देखें तो कोई गारंटी नहीं है, कभी भी खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट एक कमेंट लेते हैं मकसूद अहमद जी का। ये लिखते हैं कि आज की डेट में LG ओवररेटेड टीवी हैं। मकसूद अहमद जी, देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि LG की टीवी ओवररेटेड टीवी हैं। हालांकि अगर कंपेयर करें बजट ब्रांड से तो बजट ब्रांड के 35-40 हज़ार रुपये में वो डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन का सपोर्ट दे देते हैं, जो कि LG के बहुत ही हाई एंड टीवी मॉडल में मिलता है। तो वो अगर LG के जो मिड रेंज की टीवी मॉडल हैं, जो स्टार्टिंग रेंज की टीवी मॉडल हैं, उसमें अगर डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन का सपोर्ट LG देने लगे तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव होगा आई थिंक। और फिर LG की उन टीवी की डिमांड और बढ़ेगी। तो बहुत सारे लोग LG की टीवी इसलिए नहीं खरीदती हैं कि मिड रेंज की टीवी की उसमें डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है, डॉल्बी विजन नहीं मिलता है। अगर वो मिलने लगे तो बजट कैटेगरी की तरफ लोगों का जाना कम होगा, क्योंकि बजट कैटेगरी के कुछ ब्रांड एक तरीके का स्कैम ही चला रहे हैं, क्योंकि उनकी टीवी की एक तो लाइफ कुछ नहीं है और सर्विस के नाम पे भी वो एकदम ज़ीरो है। तो LG के टीवी, LG, सैमसंग, सोनी, इनके टीवी ओवररेटेड टीवी हो सकते हैं, क्योंकि इनका ब्रांड है, इनकी अपनी सर्विस है, सर्विस क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो उस पर कहीं ना कहीं इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, उस वजह से हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ओवररेटेड टीवी है। नेक्स्ट एक कमेंट लेते हैं फिक्सर 98 का। नाम इनका कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि नॉन रिटर्नेबल, द सेलर इज ट्राइंग टू स्कैम यू। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट मिलते हैं, जिन्हें आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था कि किस तरीके से नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट को आप रिटर्न कर सकते हैं। तो उस वीडियो पे इनका ये कमेंट आया हुआ है। देखिए सेलर यहाँ पे स्कैम नहीं बोल सकते हैं इसको। ये कुछ केसेस में नॉन रिटर्नेबल उन्हें रखना पड़ता है, क्योंकि मानकर चलिए कि कोई एक 50 रुपये का आइटम है, सेलर उसे 200 रुपये का अमेजोन पे सेल कर रहा है। अब आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न करना है, आपने उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट कर दी, वो प्रोडक्ट रिटर्न जाएगा सेलर के पास में। तो सेलर को दोनों तरफ के कोरियर चार्जेस देने होंगे। जब वो प्रोडक्ट आपके पास में आया है और आपसे पिक करके फिर वो सेलर के पास में भेजा जाएगा, तो वहाँ पर जो है 2 वे कोरियर चार्जेस उन्हें पे करना पड़ता है, जो कि करीब 140-150 रुपये हो जाता है। और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है सिर्फ 50 रुपीज़, जो कि उन्होंने मार्केट से उसको परचेज किया है। लेकिन अगर वो उसे वापस मंगाते हैं कस्टमर से तो उनको 150 रुपीज़, 160 रुपीज़ तक उसके पे करना पड़ते हैं। तो इस वजह से वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में डाल देते हैं, ताकि अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो उसका रिटर्न उनको ना जाए। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर आप अमेजोन के कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ किया जो कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है और उसमें कोई डिफेक्ट है या वो आपको डैमेज मिला है, कोई भी प्रॉब्लम अगर उसमें आ रही है तो आप उसकी कंप्लेन करेंगे, तो कुछ केसेस में आपको फुल रिफ़ंड दे दिया जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको भी आपके पास ही छोड़ दिया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि सेलर उसको दोबारा नहीं मंगाना चाहता है, क्योंकि जितना वो कुरियर के पे करेगा उतना वो उसमें 3 प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है कोई, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं और वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में उनको डाला हुआ है। तो वो कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करने का ऑप्शन ऑनलाइन में मिलना चाहिए। अगर बिना देखे हम किसी चीज़ को उसका फ़ोटो देख के, उसकी इमेज देख के परचेज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट हमें उसका मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कि ये स्कैम तो नहीं कह सकते इसको, अमेजोन की अपनी पॉलिसी है, सेलर की अपनी ये पॉलिसी है। तो कुछ केसेस में इसका फ़ायदा मिल जाता है, कुछ केसेस में नहीं मिलता है। नेक्स्ट एक कमेंट लेते हैं हेलो वर्ल्ड का। ये लिखते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिव्यू LG 32LR686। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि LG का जो 32LR686 मॉडल है इसका रिव्यू मैं कब करूँगा। देखिए इसका रिव्यू मैं करना चाह रहा था, ये टीवी मैं खुद परचेज़ करना चाह रहा था। ये परचेज़ करके मुझे किसी को ये टीवी गिफ्ट भी करना था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसका रिव्यू करूँगा। लेकिन जब से ये टीवी लॉन्च हुआ है इसका प्राइस डाउन नहीं हुआ है, ये 19-20 हज़ार रुपये में ही मिल रहा है और 19-20 हज़ार रुपये में ये टीवी मुझे काफ़ी महंगा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको रिव्यू नहीं किया है। इसका प्राइस अगर 15,000 रुपये तक आएगा तो मैं देखूँगा कि सेल के टाइम पे, अभी प्राइम डे सेल आएगी जनवरी में या उसके बाद कोई सेल आती है 15 अगस्त के आसपास में, तो जब इसका प्राइस कम होगा तभी इसको मंगाकर मैं रिव्यू करूंगा। अदरवाइज इतना 19-20 हज़ार रुपये के लायक तो ये टीवी मुझे नहीं लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर लेते हैं विवाह जी का। ये लिखते हैं कि जेडको वाले चीटर हैं, सर्विस के लिए प्रोजेक्टर बेंगलोर सेंड करना पड़ता है। तो देखिए आजकल बहुत सारे ब्रांड प्रोजेक्टर सेल कर रहे हैं और डिफरेंट एरिया से वो सेल कर रहे हैं। कोई बेंगलोर से सेल कर रहा है, कोई दिल्ली से सेल कर रहा है, कोई लखनऊ से सेल कर रहा है। तो सभी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टर और उनको सेल कर रहे हैं। सर्विस सेंटर इन्होंने अपना, जहाँ पर इनका वेयर हाउस होता है जहाँ से ये सेंड करते हैं, तो वहीं पर ही इन्होंने अपने सर्विस सेंटर बनाए हुए हैं। जगह जगह इन्होंने अपने सर्विस सेंटर नहीं खोले हुए हैं, ना इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सर्विस प्रोवाइड करने का।
तो इसीलिए बेंगलोर भेजने पड़ते हैं। अब बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जैसे कि पिक्सपैक ब्रांड है, तो आप के प्रोजेक्टर में अगर कोई कंप्लेन आती है तो पिक्सपैक को अगर आप कंप्लेन करेंगे तो वो खुद आपके यहाँ से पिक करवा के उसको ठीक करके आपको भिजवा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड है जो कहते हैं अपने खर्चे पे आप हमारे पास उस प्रोजेक्टर को भेजो और हम उसको ठीक करके भेजेंगे। कुछ ऐसे ब्रांड हैं कि वो कहते हैं कि एक तरफ का जो भी कोरियर चार्जेस होगा भेजने का वो हम पे करेंगे, एक तरफ का आप पे करो। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 1 ईयर की 2 ईयर की वारंटी अपने प्रोडक्ट पे आप दे रहे हो तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। अगर सर्विस सेंटर आपके हर सिटी में अवेलेबल नहीं है तो खुद पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस इन ब्रांड्स को देनी चाहिए। अब इंडिया में जो रूल्स है ना वो थोड़े से बहुत ही ख़राब कह सकते हैं कि कोई इन पे लगाम लगाने वाला ठीक से है नहीं, तो आई थिंक इसीलिए ये अपनी लोग मनमानी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं धर्मेंद्र जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरा शाइन वेव इन्वर्टर है फिर भी मेरा टीवी बंद हो जाता है, 55 इंच का टीवी है। धर्मेंद्र जी प्योर शाइन वेव आपका इन्वर्टर है तो देखिए बिल्कुल भी आपका टीवी उस पर बंद नहीं होना चाहिए। मे बी इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम हो। अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, यहाँ पर मैं देहरादून में रह रहा हूँ और जुलाई 2022 में मैं यहाँ पर आ गया था। 2.5 साल करीब यहाँ पर हो गई हैं। मेरा 55 इंच का LG का टीवी है और इन्वर्टर पे वो चलता है और इवन 2-3 घंटे तक वो टीवी चलता रहता है। कभी कभी लाइट यहाँ पे चली जाती है, वैसे नहीं जाती है लेकिन कभी कभी 2-3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है तो कंटिन्यू टीवी उस पर इन्वर्टर पे चलता रहता है, बिल्कुल कभी भी बंद नहीं होता है। कुछ भी हमिंग का साउंड इसमें नहीं आता है, किसी भी तरीके का इशू उसमें नहीं आता है। तो हो सकता है कि आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम हो, किस वजह से वो टीवी का लोड नहीं ले पा रहा, जो आपका टीवी ऑन नहीं हो पा रहा है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर अगर होता तो यहाँ पे मान सकते हैं कि वो टीवी को नहीं चला पा रहा है, टीवी उस पर ऑफ हो जा रहा है। लेकिन प्योर साइन वेव इन्वर्टर में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपना इन्वर्टर एक बार चेक करवा लें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं शैलेंद्र सिंह चौहान जी का और सेम क्वेश्चन यहाँ पर यूज़र क्यू करके इनका आईडी इन्होंने पूछा है, तो सेम वीडियो पे इनका ये कमेंट आया है। शैलेंद्र सिंह जी ने लिखा है कि कुछ नाम तो बताओ, और दूसरे जो पर्सन है उन्होंने लिखा है कि आपकी कौन सी मजबूरी है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था QLED टीवी के बारे में कि आपने एक बजट QLED टीवी परचेज तो किया है, लेकिन क्या वो एक जेन्युइन QLED टीवी है या QLED के नाम पर आपके साथ में स्कैम किया गया है या चीट किया गया है। पिछले दिनों में ऐसा देखने को मिला था, कुछ QLED टीवी को क्लेम किया गया था कि वो QLED टीवी हैं, लेकिन जब उनको खोलकर चेक किया गया तो उनके अंदर QLED फिल्टर ही नहीं था। तो कुछ ब्रांड ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर नाम डिस्क्लोज नहीं किए कौन से ब्रांड ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें आई थिंक उन्होंने ये पूछा है कि कुछ नाम तो बताओ और आपकी क्या मजबूरी है जो आप नाम नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा आई थिंक मुझे लगता है कि इनकी इंटेंशन होगी क्वेश्चन पूछने की। तो देखिए नाम पहले मैंने डिटेल वीडियो इस पर बनाया था, प्रॉपर मैंने उसमें नाम लिया था, लेकिन ब्रांड की वहाँ से कंप्लेन आ गई और उन्होंने मुझे धमकाया कि हम आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे। अब मेरे पास में कोई प्रूफ उस टाइम पे नहीं था क्योंकि मैंने वो टीवी खोलकर नहीं देखा था। एक साउथ का चैनल है D2A2D करके ऐसी कुछ चैनल है, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने प्रॉपर टीवी वो खोलकर देखे थे 2 ब्रांड के अलग अलग, और उनमें QLED फिल्टर नहीं था। तो उसी के बेस पे मैंने भी वीडियो बनाया, क्योंकि साउथ में वो चैनल है, बहुत से लोगों ने वो देखा होगा, नहीं समझा होगा, तो मैंने थोड़ा बहुत समझकर उससे जो भी चीज़ें निकली वो मैंने अपने वीडियो में बताई। तो उनका वीडियो भी वो हटवा दिया गया और मेरा वीडियो भी वो हटवा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए मेरे तो सिर्फ 40-45 हज़ार सब्सक्राइबर ही हैं, और जिन चैनल का वीडियो उन्होंने डिलीट करवाया उनका 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और हर वीडियो पे 1 मिलियन प्लस व्यूज़ उनके रहते हैं। काफ़ी बड़ा चैनल है और काफ़ी अच्छी उनकी रीच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें डिलीट नहीं करना चाहिए था। उनकी तो इनकम भी काफ़ी ज़्यादा उनको हो रही होगी, तो वो अगर कोई लीगल एक्शन उनके खिलाफ़ लेता भी है, अगर उनके पास में प्रूफ है, पूरा टीवी उन्होंने खुद परचेज़ किया फ्लिपकार्ट से और उसको खोलकर दिखाया उन्होंने, तो जब सब कुछ प्रूफ उनके पास में था तो उन्हें वीडियो डिलीट नहीं करना चाहिए था। मेरे पास में प्रूफ कोई नहीं था, मैंने उनकी वीडियो के बेस पे वीडियो बनाया था, तो इसलिए मैंने वीडियो वो अपना फिर मुझे हटाना पड़ा। तो उसी पे फिर अब नाम बिना प्रूफ के लेना भी सही नहीं है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, बाकी कोई मजबूरी नहीं है। और वैसे जब भी ज़रूरत पड़ी है नाम लेने की तो मैंने डायरेक्ट नाम लिया है काफ़ी सारे ब्रांड का, इसीलिए कुछ ब्रांड्स ने मुझे ब्लैक लिस्ट भी किया हुआ है। तो कभी भी मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ अगर बोलता हूँ तो फ़ौरन उनकी कॉल आ जाती है, मेरे नंबर वगैरह उनके पास में है। तो फिर भी बहुत सारे वीडियो हटाने के लिए बोले हैं कुछ ब्रांड्स ने, लेकिन मैंने वो नहीं हटाए। तो मैंने कहा फिर अब जो भी होगा देखेंगे।
तो इसी वजह से नाम नहीं लिए क्योंकि प्रूफ नहीं था। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।